साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के डीबी प्रक्रिया हुई तेज़ है। डीबी का प्रोसेस जो है एब्सेंट कैंडिडेट को लेकर आप देख रहे होंगे, विभाग द्वारा जल्दी जल्दी लिस्ट जारी हो रही है। तो इससे क्या फाइनल रिजल्ट जल्दी आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में अभी और कितना समय लगेगा उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपको इस यूट्यूब चैनल पर मैं बताने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम में 14 से 15 रीजन जिसके वजह से कैंडिडेट को प्रोविजनल कर दिया जाता है। अगर उनमें से आपका भी कोई एक रीजन आ गया तो आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा। इस पर कल चर्चा करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और जितनी अब तक एब्सेंट कैंडिडेट हो, चाहे पीएच कैंडिडेट की लिस्ट हो, वो सभी लिस्टें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन से विभाग, कौन कौन से मंडल में आपकी जो डीबी की सेकंड लिस्ट भी आ चुकी है, और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं फाइनल रिजल्ट में और कितना समय लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ सभी 9 मंडल में प्रथम चरण पूर्ण, यानी कि आप सभी को मालूम है टोटल आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी 9 मंडल में आयोजित हुई थी। इनमें से सभी मंडल में जो पहला चरण है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे लास्ट पहला चरण जयपुर मंडल में कंप्लीट हुआ था, जो कि 27 अप्रैल को हुआ था। पाली का 23 मार्च को सबसे पहले हुआ, फिर कोटा का 6 अप्रैल को, जोधपुर का 9 अप्रैल को, बीकानेर का 11 अप्रैल को, चूरू का 15 अप्रैल को। वो अलग बात है, बीच में एग्जाम के वजह से एक दिन आगे बढ़ा है, जैसे चूरू का 16 अप्रैल हुआ था, अजमेर का भी 23 अप्रैल हुआ था, पहले 20 अप्रैल था। इसी तरह उदयपुर का 20 अप्रैल, भरतपुर का 15 अप्रैल को पहला चरण कंप्लीट हुआ, और जयपुर का 27 अप्रैल। अब बात आती है एब्सेंट कैंडिडेट को भी 2 अवसर दिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने देखा होगा हर मंडल में लगभग 1500 से तो ज़्यादा ही हैं जो कि एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं, और कुछ कुछ मंडल में 3000 4000 के पास भी हैं। लेकिन जब वो पहला अवसर दिया जा रहा है एब्सेंट कैंडिडेट में, तो उसमें हर मंडल में यही हो रहा है कि जो कैंडिडेट आ रहे हैं डीबी करवाने वो 200 या 300 ही आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे। यानी कि अब उन कैंडिडेट को इंटरेस्ट नहीं है डीबी करवाना। अब ये नहीं पता है कि वो जो कैंडिडेट एब्सेंट है वो क्या अच्छी रैंक वाले हैं या फिर बाउंड्री पर जो है वो स्टूडेंट है, ताकि उनको लग रहा है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा तो डीवी करवाने का मतलब नहीं है। और अगर कोई अच्छी रैंक वाला नहीं करवा रहा है तो हो सकता है उसका किसी और भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो गया हो, उस वजह से वो फोर्थ ग्रेड की डीवी नहीं करवा रहा, ताकि वो सोचे कि और किसी कैंडिडेट को बेनिफिट मिल जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी रैंक अच्छी है, आपका किसी और में सिलेक्शन हो गया, तब तो आप डीवी नहीं करवा रहे, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बाउंड्री लाइन पर है, आपका फाइनल सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा, उस वजह से अगर आप डीवी नहीं करवा रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। क्या पता बाद में वेटिंग लिस्ट भी आ जाए, उसमें आपका नंबर आ जाए। इसलिए आपको डीवी करवाना ज़रूरी है। जिन भी साथियों ने अभी तक डीवी नहीं करवाई है, आपके मंडल में जो जो डेट दूसरा अवसर दिया जा रहा है, किसी किसी मंडल में अभी पहला अवसर भी होना है, तो उस डेट पर आप अपना डीवी ज़रूर करवाएं, ताकि बाद में ऐसा ना हो क्योंकि अच्छी रैंक वालों का किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो जाए, उस वजह से वो डीवी नहीं करवा रहे हैं, इस वजह से उनका नाम तो लिस्ट से निकल जाएगा, फिर उनसे कम नंबर वालों को लिया जाएगा। उसके बाद पता चले ज्वाइनिंग से पहले उनका भी किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो गया, वो वहाँ पर चले जाए, और फिर लास्ट में वेटिंग लिस्ट आए तब पता चले कि और कम नंबर वालों को लिया जा रहा हो, फिर आपको ये पश्चाताप ना हो कि हमारा भी नंबर आ चुका है लेकिन हमने डीवी नहीं करवाई। अब बात आती है कि एब्सेंट कैंडिडेट में आप देख सकते हैं जो पहला चरण था एब्सेंट कैंडिडेट, उसमें सभी मंडल की भी लिस्ट आ चुकी थी, और उसमें ज़्यादातर सभी मंडल का हो चुका है, बस एक जयपुर मंडल का बाकी है। जोधपुर में आप देख सकते हैं जो पहला चरण हुआ उसमें एब्सेंट रहे 2471 के करीब कैंडिडेट, कोटा में 1632 एब्सेंट रहे, पाली में 1081 रहे, बीकानेर में 1975 रहे हैं, चूरू में 2537 रहे हैं, भरतपुर में 2357 रहे हैं, उदयपुर में 6559 रहे हैं, अजमेर में 3644 रहे हैं, और जयपुर में 4564 रहे हैं। सबसे ज़्यादा उदयपुर में एब्सेंट रहे हैं, और उसके बाद जयपुर मंडल में। जयपुर मंडल में जो भी कैंडिडेट एब्सेंट रहे उनका डीवी 5 से 8 मई के बीच में हो रहा है। अगर आप भी एब्सेंट रहे तो अपना डीवी ज़रूर करवाएं, और उसके बाद इसमें द्वितीय अवसर भी दिया जाएगा, क्योंकि द्वितीय अवसर में भी कुछ मंडल की डेट वैसे भी आ चुकी थी और कुछ कुछ मंडल में तो हो भी चुका है। जैसे बीकानेर में 1665,
आप देख सकते हैं बीकानेर में पहले कितने थे 1975 और 1665 कैंडिडेट द्वितीय चरण में भी एब्सेंट रहे, यानी कि लगभग 200-300 के करीब कैंडिडेट है जिन्होंने सिर्फ डीवी करवाई थी। जोधपुर मंडल में भी आप देख सकते हैं द्वितीय चरण में एब्सेंट रहे 2146 कैंडिडेट और पहले जोधपुर में 2471, यानी कि यहाँ भी लगभग 300 के करीब कैंडिडेट एब्सेंट रहे। अजमेर मंडल की आज ही लिस्ट आई है, वो लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। 3196 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, इनका डीवी होगा 5 मई को। यानी कि आप देख सकते हैं अजमेर के 3644 थी, वहाँ पर अब लिस्ट में 3196 अभी भी एब्सेंट है, यानी कि 450 के करीब कैंडिडेट ने ही डीवी करवाई है वापस से। कोटा में आप देख सकते हैं 1473 कैंडिडेट अभी भी एब्सेंट है, जिनको 30 और आज की डेट 1 मई का चांस दिया गया है। और चूरू में आप देख सकते हैं 2346 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं द्वितीय अवसर में भी, जिनको डेट दे रखी थी 28 अप्रैल। और चूरू में आप देख सकते हैं पहले एब्सेंट थे 2537 और लगभग 200 के करीब, यानी कि जो एब्सेंट कैंडिडेट की द्वितीय चरण में डेट दी जा रही है, यानी कि जो पहला चरण एब्सेंट कैंडिडेट में है उसमें 2500 के करीब एब्सेंट रहते, 3000 के करीब एब्सेंट रहते, 6000 के करीब एब्सेंट रहते, लेकिन डीवी करवाने उसमें से सिर्फ 200-300 कैंडिडेट ही आ रहे हैं। अब सवाल ये है क्या डीवी का प्रोसेस इतना फास्ट चल रहा है तो अगले महीने में क्या रिजल्ट आ जाएगा? तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मेडिकल जांच पीएच कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी चल रही है। मेडिकल में क्या टाइम लगता है, एक दिन में सिर्फ 15 से 20 कैंडिडेट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 कैंडिडेट का ही वो मेडिकल जांच कर पाते हैं। तो मेडिकल वालों के लिए भी अभी कुछ विभाग में, अभी कुछ मंडल में डेट भी आनी बाकी है, कुछ मंडल में, क्योंकि आपको मालूम है ऐसा बिल्कुल आज तक ना पहले कभी हुआ है ना अभी होगा कि भाई फाइनल रिजल्ट आ रहा है और हॉरिजेंटल वालों को उसमें शामिल नहीं किया गया है, या फिर पीएच कैटेगरी वालों को उसमें शामिल नहीं किया गया कि इनका रिजल्ट अलग से निकालेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका भी रिजल्ट साथ में निकाला जाएगा। इस वजह से आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगले महीने जून में फाइनल रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि जून में अभी तक तो अजमेर मंडल की भी आप देख सकते हैं मेडिकल, अभी कुछ मंडल की डेट भी जारी नहीं हुई है। पाली की 11 मई तक हो रही है, चलो मान लो पाली की तो इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगी। चूरू की कंप्लीट हो चुकी है 17 अप्रैल से 27 अप्रैल। बीकानेर की आप देख सकते हैं 2 जून कंप्लीट होगी, 2 जून लास्ट डेट दे रखी है। अजमेर की तो लास्ट डेट आप देख सकते हैं 30 जून दे रखी है, यानी कि उससे पहले तो रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद उदयपुर में 16 मार्च से शुरू हुई थी। अब कुछ मंडल की लिस्ट अभी तक आई नहीं है, तो उनकी भी जैसी लिस्ट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं 4th ग्रेड एग्जाम डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो यानी कि ये मान के चलिए जुलाई भी चांस कम लग रहे, हो सकता है आपको फाइनल रिजल्ट अगस्त में देखने को मिले, क्योंकि मेडिकल पहले होगा, जांच की जाएगी पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट की, फिर वो लिस्ट विभाग के पास जाएगी, फिर विभाग उस लिस्ट को बोर्ड के पास सौंपेगा, उसके बाद बोर्ड है वो पदों के हिसाब से A गुना कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करेगा और फिर है वो फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो इसमें समय लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जून में रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई के भी चांसेस वो है थोड़े कम लग रहे हैं। अब बात ये आती है कि फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना आएगा। देखो ज़्यादा भी आएगा कम भी आएगा, वो डिपेंड करता है कि एब्सेंट कैंडिडेट रहने वाले कौन कैंडिडेट। मैं आपको हर वीडियो में ये जानकारी देता हूँ, हो सकता है कुछ कैंडिडेट नए जुड़े हैं आज हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उनको ना पता हो, इस वजह से मैं फिर से बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो आज लिस्ट जारी की गई है अजमेर कैंडिडेट की, उनके बारे में बता देता हूँ कि आपकी कहाँ पर हो रही है डीवी। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे स्टूडेंट को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। और ये है अजमेर मंडल वालों के लिए। अजमेर मंडल का आपको मालूम है जो पहला अवसर है वो आपको कब दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 24 अप्रैल 2026 द्वारा अजमेर मंडल के अनुपस्थित स्टूडेंट की पात्रता जाँच और दस्तावेज सत्यापन हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदेड़ा अजमेर में 27 से लेकर 29 अप्रैल तक आमंत्रित था। और उसमें टोटल 3644 कैंडिडेट को शामिल किया गया था, लेकिन उपस्थित कितने हुए? सिर्फ 448 के करीब कैंडिडेट है वो उपस्थित हुए, बाकी अभी भी एब्सेंट हैं। तो इन एब्सेंट अभी स्टूडेंट को उक्त अवधि के दौरान पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे स्टूडेंट, जिसमें टोटल 3196 कैंडिडेट हैं, इनको अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 5 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से लेकर 4 बजे तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदेड़ा अजमेर में वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है। स्टूडेंट पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 5 मई 2026 को आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। अंतिम अवसर पर अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट को अपात्र अंकित करते हुए सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।
यानी कि अब आपको जो लास्ट अवसर दिया जा रहा है इसमें भी अगर अपना डीवी नहीं करवा रहे हैं तो आपके नाम के आगे अपात्र लिख लिया जाएगा और उसका रीज़न बता दिया जाएगा एब्सेंट, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया पर आपका विचार नहीं किया जाएगा, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा हो या एक गुना में अच्छी रैंक में भी क्यों ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ में अंतर ज़्यादा कौन सी कैटेगरी में आएगा, कम कौन सी कैटेगरी में। देखो बाकी भर्ती परीक्षाओं में अगर बात करें तो जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें ओबीसी जनरल में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है फीमेल कैटेगरी में या फिर एससी एसटी में। लेकिन अब फोर्थ ग्रेड में बात करें तो डिपेंड करता है कि जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे, क्योंकि जो एब्सेंट रहेंगे अगर डीबी करवा दी, यानी कि एक कैंडिडेट है उसकी रैंक अच्छी है, चाहे एक हो या 50 कैंडिडेट हो उनकी रैंक अच्छी है। चलो मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि चलिए 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रैंक अच्छी है, इनकी रैंक 500 के अंदर है, इन्होंने डीबी भी करवा दिया है, लेकिन अब इन्होंने मन में ये विचार बना दिया है कि ज्वाइन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने डीबी करवा दी तो फाइनल रिजल्ट में इनका नाम आएगा तो कट ऑफ आपकी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर इसी बीच अगर ये 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रैंक भी अच्छी है 500 के अंदर, लेकिन इन्होंने डीबी नहीं करवाई क्योंकि इन्हें पता है कि हमें ज्वाइन ही नहीं करनी, इसलिए इन्होंने डीबी नहीं करवाई, तो उस समय फाइनल रिजल्ट में इनका नाम नहीं होगा क्योंकि इन्होंने दस्तावेज चेक नहीं करवाए। तो उस वजह से जो फाइनल कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, थोड़ी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो 200 कैंडिडेट है 500 रैंक के अंदर इनको तो हटा दिया जाएगा, इनके जगह इनसे जो नीचे वाले रैंक है उनको शामिल किया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा तो उनके जो नंबर है वही बताए जाएंगे। यानी कि कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट है, चाहे आप जनरल के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, ओबीसी के हो, एमबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो या फीमेल कैटेगरी में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, मान लीजिए आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें पद है 20, पद कितने हैं 20, और डीबी करवाने वाले कैंडिडेट थे 40, और इसकी जो 2 गुना की कट ऑफ है वो आपकी मान लीजिए मैंने मान लिया 100, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने मान लिया 100 थी। अब फाइनल कट ऑफ डिपेंड कैसे करेगी, अब 40 कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया था और इसमें से 20 कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे थे। अब ये 20 कैंडिडेट देखो 40 को बुलाया, इनको लेना 1 गुना को है और डीवी के लिए 2 गुना को बुला रहे हैं, और 40 में से 20 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। अगर 20 ये वो कैंडिडेट है जो 1 गुना में थे, यानी कि जिनकी रैंक अच्छी थी, अगर ये 20 के 20 डीवी नहीं करवाते तब तो फाइनल रिजल्ट इस कैटेगरी में यही रहेगा, क्योंकि इनको लेना है 20 को, और 20 वो जो नीचे रैंक वाले हैं उनको ले लिया, क्योंकि इससे ऊपर वाले जो 20 रैंक वाले हैं वो एब्सेंट रह गए। और अगर ये 20 जो एब्सेंट रहे हैं ये नीचे रैंक वाले हैं, ऊपर के टॉप जो 20 है वो डीवी करवाए हैं, तो अब ये जो नीचे रैंक वाले एब्सेंट रहे हैं चाहे नहीं रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लिया तो वैसे भी जो टॉप के 20 है उनको ही लिया जा रहा है। अगर वो नीचे वाले एब्सेंट रहते तो भी उनको नहीं लिया जा रहा है, एब्सेंट नहीं रहते तो भी उनको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनको 20 को लेना था और जो टॉप के 20 है उन्हीं को लेंगे, और वो अगर उन्होंने डीवी करवाई है तो उनके नंबर तो 1 गुना में थे, और 1 गुना में उनके नंबर, चलो मान लेते हैं उनके नंबर जो 20वीं रैंक पर है उसके जो मार्क्स है वो 106 से शुरू हो रहे, और आगे जो भी उससे ऊपर वाला है 107, 108, 109, तो इससे फाइनल जो कट ऑफ है इसकी 100 से कितनी हो जाएगी 106। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि एब्सेंट कैंडिडेट कौन सी रैंक वाले हैं। और मैंने आपको कुछ मंडल की भी बताई थी, एब्सेंट ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं कि जो भी एब्सेंट है वो सब बाउंड्री लाइन पर है 2 गुना की वही एब्सेंट है, ऐसा नहीं है। अच्छी रैंक वाले भी एब्सेंट है, क्योंकि हो सकता है उनका सिलेक्शन किसी और में हो गया, इस वजह से वो एब्सेंट रहे हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आरएस हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, क्योंकि आपने देखा होगा फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के बाद भी रिजल्ट आए हैं बहुत, चाहे वो आरएसएस बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम करवाया गया हो या आरपीएससी आयोग द्वारा करवाया गया हो। तो फाइनल कट ऑफ इसी तरह से डिपेंड करती है कि जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी रैंक कैसी है। अगर अच्छी रैंक वाले एब्सेंट रहे हैं तो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, अगर अच्छी रैंक वाले एब्सेंट नहीं रहे हैं, ज़्यादातर एब्सेंट है वो जो बाउंड्री लाइन पर है 2 गुना की वही है, तो फिर वो हर भर्ती परीक्षा में जैसे नंबर बढ़ते हैं 4-5 का अंतर, जो भी 6-7 का अंतर है वो आएगा। कैटेगरी में देखे जाए तो फीमेल कैटेगरी में अंतर फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा देखने को मिलता है, एससी एसटी कैटेगरी में ज़्यादा देखने को मिलता है, जनरल ओबीसी में इतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इतना बाकी कैटेगरी की तुलना में कम देखने को मिलता है।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पर बताने जा रहा हूँ कि प्रोविज़नल 14 से 15 रीजन बताने जा रहा हूँ जिस वजह से रिजल्ट को प्रोविज़नल कैटेगरी में डालते हैं। और उन कारण में से आपका भी कोई एक कारण अगर हो गया तो आपका भी रिजल्ट प्रोविज़नल हो जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं 4th ग्रेड से रिलेटेड कोई भी कंटेंट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। और एब्सेंट कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो आपको चाहे पहले चरण की हो, द्वितीय चरण की हो, उनकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी 4th ग्रेड चाहे कोर्ट केस को लेकर कोई भी अपडेट हो, चाहे अपडेट फिर विभाग से आए, कोर्ट से आए या बोर्ड से आए, हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताते हैं। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।